रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधिका की माँ जानकी राधिका को उसकी लापरवाही और चाल चलन के चलते हमेशा सुनाया करती, लेकिन राधिका पर उनकी बातों का कोई असर नहीं था। एक दिन सुबह के समय जानकी हाथों में फोन लिए राधिका के कमरे में जाती है और उसका बिखरा हुआ कमरा देखती है। राधिका, दुनिया सुधर सकती है लेकिन तू नहीं। जैसे मकड़ी एक बार जहाँ चिपक जाए वहाँ धीरे धीरे अपना जाल फैला लेती है, वैसे ही तूने अपना कमरा फैला रखा है। इसमें अगर कुछ रखने की सोचो तो कहीं जगह ही नहीं खाली है। हाँ तो ये मेरा कमरा है माँ, मैं जैसे मर्जी वैसे रख सकती हूँ। बेटी, ये सिर्फ तेरा कमरा नहीं बल्कि मेरा भी कमरा है, इसलिए जल्दी से अपने हाथ पैरों को कष्ट दे और कमरे की सफाई कर। माँ ये साफ सफाई मुझसे नहीं होती, और कोई काम बोलो तो मैं कर दूंगी, लेकिन साफ सफाई वाला काम ना मुझसे मत करवाया करो। अब गंदगी फैलाती है तू, तो साफ कौन करेगा? लो, जिस काम के लिए आई थी वो कहना ही भूल गई। तेरी सहेली का फोन आया था, अब तक कट गया होगा, बात कर ले फोन करके। आपको मुझे सुनाने से फुर्सत मिलेगी तभी तो कुछ याद रहेगा। अब आप जाइए, मैं कर दूंगी साफ सफाई, लेकिन बात करने के बाद। अपनी बेटी की बात सुनकर जानकी गुस्से में राधिका को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही एक रोज राधिका फोन चलाते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी जानकी वहाँ आती है और राधिका को पैर मारकर गिराने की कोशिश करती है और उसके गिरने से पहले ही उसे थाम भी लेती है। तभी राधिका अपनी माँ को गुस्से में देखती है। माँ ये क्या मजाक था, अभी मैं गिर जाती, मुझे चोट लग जाती तो। चोट तो तब लगती ना जब मैं तुझे गिरने देती। माँ हूँ तेरी, तुझे तकलीफ थोड़ी ना होने दूंगी। तो फिर पैर मारकर गिराने की कोशिश क्यों की और फिर आप खुद ही बचा लिया? आपका बिना मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। तुझे गिराने की कोशिश इसलिए की ताकि तेरा ध्यान फोन से हटकर घर के कामों पर लग सके, क्योंकि घर का काम सुनते ही तुझे बुखार आने लगता है। माँ इसलिए कहती हैं, चश्मा लगा लो, उम्र हो गई है आपकी। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने कितने सारे काम करके फोन उठाया चलाने के लिए? सिर्फ जमीनें साफ करने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा नजर उठाकर देख, कितने मकड़ी के जाले लगे हुए हैं पूरे घर में। इन्हें कौन साफ करेगा? माँ आपका क्या मन है कि मैं मकड़ी बनकर दीवार में चिपक जाऊं? मैंने सुना है जिसे मकड़ी काटती है ना वो भी मकड़ी बन जाता है, और मुझे मकड़ी बनने का कोई शौक नहीं है, इसलिए ये लो जाले, आप खुद ही साफ करो। राधिका इतना कहकर हंसते हुए बाहर चली जाती है। समय बीतता है और राधिका की शादी एक अमित नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंचती है। जितना राधिका मौज मस्ती में रहने वाली लड़की थी, उतना ही उसकी सास सुनीता बहुत स्ट्रिक्ट थी, जिसके आगे राधिका की एक नहीं चलती थी। एक दिन राधिका नाश्ता लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है। ये क्या बहू, तूने आज घर में भिंडी बनाई है? तुझे पता है ना कि भिंडी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर इनका ड्रामा शुरू हो गया। अब सच में मन करता है ना कि मकड़ी होती, ताकि जब भी माँ जी मुझ पर चिल्लाने की कोशिश करती ना, मैं जाल बिछाकर इनको दबोच लेती। सुनाई दिया तुझे बहू या नहीं? जब देखो अपना ही ख्यालों में गुम रहती है। जवाब दे मेरी बातों का। माँ जी चुप होंगी तभी तो मैं कोई जवाब दूंगी ना आपको, वरना आप कहेंगी सास से जुबान लड़ाती है। मैं जानती हूँ आपको भिंडी नहीं पसंद, लेकिन अमित जी को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो मैंने जल्दी में यही बना दी। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ और तो ले आती। एक काम कर, फ्रिज में छाछ रखी होगी, उसे ग्लास में डाल कर आ, उसी के साथ मैं खाना खा लूंगी। मन तो करता है उसी गिलास में जहर भी मिला कर ले आऊं, हमेशा के लिए छुट्टी ही हो जाए। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। राधिका इतना कहकर रसोई में जाती है और कुछ देर बाद छाछ का ग्लास लेकर कमरे में वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी सास ने सारा खाना खा लिया है और पूछने पर वो छाछ पीने से मना कर देती है, जिससे राधिका को बहुत गुस्सा आता है और वो छाछ को वापस रसोई में लेकर जाकर रख देती है। समय बीतता है, तभी एक दिन वो मार्केट से घर लौट रही थी। सड़क पर बारिश होने की वजह से बहुत पानी भरा हुआ था। राधिका की नजर पानी में पड़े पत्थर पर नहीं जाती और वो उससे टक्कर खाकर गिरने वाली थी। तभी वो एक दीवार का सहारा लेकर बच जाती है, लेकिन दीवार पर मकड़ी का जाल लगा हुआ था, जिसमें उसका हाथ फंस जाता है और मकड़ी उसे काट लेती है। वो अपने हाथ को सहलाते हुए घर वापस आती है और अपने बेड पर बैठी अपने हाथों पर खुजली करती है। तभी अमित वहाँ आता है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों अपने हाथों पे इतना सितम कर रही हो? बेचारे देखो तो कितने लाल हो गए हैं।
अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मुझे ना मकड़ी ने काट लिया है। अब मैं मकड़ी बन जाऊंगी, मेरा क्या होगा? मैं इंसान से मकड़ी बन जाऊंगी। यार तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? साइको हो गई हो क्या तुम? अरे यार तुम पहले भी इंसान थी, अब भी इंसान हो। और हाँ, कुछ लगा लो, ठीक हो जाएगा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मुझे मकड़ी ने काटा है, अब मैं भी मकड़ी बन जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? मैंने तो मजाक में बोला था कि मैं मकड़ी बन जाऊं, लेकिन ये तो सच में हो गया। सच में तुम पागल हो गई हो और कुछ नहीं। और हाँ, तुम्हें ये किसने कह दिया कि मकड़ी के कांटे से इंसान मकड़ी बन जाता है? मैंने फिल्मों में देखा है, मकड़ी के काटने से इंसान मकड़ी बन जाता है। तुम पिक्चरें कम देखा करो, समझी? चलो मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। और हाँ, थोड़ी देर सो जाना, तुम्हारे सर से ना ये मकड़ी का भूत भी उतर जाएगा। अमित इतना कहकर राधिका के हाथों में दवा लगा देता है और उसे बेड पर लेटाकर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। तभी राधिका की आंखें लग जाती है और वो सपने में अपने आप को मकड़ी के रूप में देखती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। हाय राम, मेरी बहू मकड़ी बन गई। अब मैं क्या करूं? बहू तुम मकड़ी कैसे बन गई? ये सब क्या है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? नहीं माँ जी, आप सपना नहीं देख रही, बल्कि मैं आपकी बहू ही मकड़ी बन गई हूँ। अभी तक आपने मुझ पे बहुत हुक्म चलाया है, अब जैसा मैं कहूँगी आप वैसा ही करेंगी। बिल्कुल भी नहीं, तू मकड़ी बन या कुछ और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तेरी सासू, तुझे मेरी ही बात माननी पड़ेगी, समझी? अब मैं पड़ोसन के घर जा रही हूँ। नहीं माँ जी, आप नहीं जाएंगी। आज आप मेरे लिए चाय बना कर लाएंगी और मैं आराम से बैठकर पीऊंगी। तेरा दिमाग ठीक है बहू? चाय वो भी मैं बनाऊंगी? इस चीज का तू सपना ही देख बस। मैं चली पड़ोसन के घर। सुनीता इतना कहकर जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाती है, राधिका अपना मकड़ी का जाल फैलाकर उसे चारों तरफ से लपेट लेती है और उसकी सास जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बहू छोड़ मुझे, निकाल अपने जाल से मुझे बाहर, बहुत घुटन हो रही है मुझे। आप पहले बोलिए कि आप मेरी बात सुनेंगी और मानेंगी भी, मुझसे कोई बहस नहीं करेंगी। हाँ हाँ, मैं कसम खाती हूँ, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूँगी। अब तो छोड़ दे मुझे। अपनी सारी बात मनवाने के बाद राधिका अपना जाल वापस खींच लेती है और सुनीता मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद राधिका अपनी सास से अपने लिए चाय बनवाती है और घर के सारे काम करवाती है और खुद ठाट बाट से रहती है। समय बीतता है और समय के साथ राधिका अपनी सास से अपने सारे बदले लेती है। एक दिन सुनीता हॉल में बैठी सिलाई कर रही थी। तभी राधिका अपना मकड़ी का जाल अपनी सास पर फेंक कर उसे उलझा देती है। तभी सुनीता को गुस्सा आता है और वो कैंची से उसके जाल को काटने लगती है, लेकिन जितना वो जाल को काटती उतना ही वो और फैलता जाता। तभी राधिका अपने जाल के सहारे अपनी सास को हवा में उठा लेती है। माँ जी, आप मेरे जाल को काटने में लगी है। आपको पता नहीं कि आप जितना मेरे जाल को काटेंगे उतनी ही और उलझती जाएंगी। बहुत परेशान कर लिया आपने मुझे, आज मैं आपका काम ही तमाम कर देती हूँ। अरे नहीं बहू, माफ कर दे, मैं समझ गई तू बहुत ताकतवर है, मुझे छोड़ दे। आग लगे उस मकड़ी को जिसने तुझे काटा और तू मकड़ी बन गई। मैं अपना दुख किससे कहूँ? कोई नहीं मानेगा कि मेरी बहू मकड़ी बन गई है। माँ जी, शौक से बताइए सभी को कि आपकी बहू मकड़ी बन गई है। जब सभी आपको ऐसे हवा में लटके देखेंगे ना, तभी मानेंगे। राधिका इतना कहकर सुनीता को अपने जाल में लपेटकर घर से बाहर लेकर जाती है। सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और राधिका उसे घुमाकर जोर से फेंकने वाली थी। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसका बहू बनी मकड़ी का सपना टूट जाता है। तभी सुनीता कहती है, बहू जन्म से सोई नहीं थी क्या? नींद पूरी हो गई तो बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, जाकर धो, नालायक कहीं की। हे भगवान, काश ये सपना सच हो जाता। राधिका इतना कहकर अपने कमरे से चली जाती है और अपने रोज के कामों में लग जाती है। इस तरह से अपनी सास पर राज करने का सपना उसका हमेशा के लिए सपना बनकर रह जाता है। अमन अपनी 5 बेटियों की शादी करने के बाद सुकून से अपने घर बैठे थे कि तभी शोभा पूरे घर को निहारते हुए अमन से कहती है, बेटियों के जाने के बाद घर कितना खाली खाली सा हो जाता है ना। कल तक 5 इस घर में चहकती डोलती थी, अब 2 अलग अलग आंगन में हमारी 5 कलियां खिलने गई हैं। हाँ, अब बस 5 अपने ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ले, बस और क्या चाहिए। अमन और शोभा अपनी 5 बेटियों कोमल, गीता, पूनम, अंजू और प्रीति की शादी करके खुश थे। अब समय गुजरता है और 5 बेटियां अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। लेकिन लगभग शादी के 3 महीने बाद
पांचों की पांचों एक साथ अपने सामान को लिए अपने मायके के दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ को आवाज लगाकर कहती है, माँ कहाँ हो? देखो हम आ गए। शोभा और अमन कमरे से बाहर आते हैं और अपनी पांचों बेटियों को ऐसे सामान के साथ अपने घर की दहलीज पर खड़ा देखकर कहते हैं, बेटी ये सब क्या है? तुम पांचों एक साथ अपने ससुराल से मायके आ गई? क्या हुआ? और ये सामान कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? हाँ मेरी बच्चियों, मुझे बताओ क्या बात है। मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी। अरे ऐसे कैसे बहुओं को एक साथ मायके भेज दिया? ये कोई बात थोड़ी होती है, मैं समझाऊंगी। अपने माता पिता की बातें सुनकर पांचों बहनें पहले एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर पांचों एक साथ हंसने लगती है, जिसके बाद सबसे बड़ी बेटी कोमल कहती है, अरे माँ पापा शांत। हम पांचों एक साथ आपको सरप्राइज देने आई थी, ना कि टेंशन देने। और कोई बात नहीं हुई, बल्कि बात तो खुशी की है। खुशी की बात? लेकिन क्या? माँ, हम पांचों माँ बनने वाली है। कोमल और मैं 2 हफ्ते की प्रेग्नेंट है और पूनम, मंजू और प्रीति 1 हफ्ते की। इसलिए हमारी सास ने हमें मायके भेज दिया। हाँ माँ, क्योंकि वो क्या है ना कि माँ जी का कहना है कि औरत का पहला बच्चा उसके मायके में होता है और वो चाहती थी कि हम समय रहते ही मायके चली जाएं, ताकि बाद में सफर करने में बच्चे को कोई दिक्कत न हो जाए। अरे वाह, मैं नाना बनने वाला हूँ। अरे भगवान, तुम नानी बनने वाली हो। तुम्हारी पांचों बेटियों की गोद भर गई। जी आपने सही कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम पांचों अब खड़ी मत रहो, अंदर आओ। शोभा अपनी पांचों बेटियों का स्वागत करती है और अब पांचों ही माँ बनने वाली थी, तो उसी हिसाब से वो रोज ही अपनी बेटियों को खाने के लिए पौष्टिक चीजें और फल देती है। ऐसे ही एक शाम शोभा अपने पति अमन को घर में दूध खत्म होने पर कहती है, सुनते हो जी, वो क्या है ना, घर में दूध खत्म है तो जरा आप ले आओ दुकान से, और महंगे वाला लाना जिसमें पानी नहीं मिला होता। ले तो आऊँ मैं भगवान, लेकिन पैसा कहाँ है? पता है दुकान से उधार ला रहा हूँ सामान। अरे तो आपने बताया क्यों नहीं? रुको मैं पैसे देती हूँ। मैंने कुछ पैसे जोड़े थे घर खर्च से कि अगर बेटियों में किसी की खुशखबरी हुई तो उनके घर तोहफे भिजवाने पड़ेंगे। तो अब जब वो बेटियाँ ही यही हैं तो वो पैसे अभी ही काम आ जाएंगे। चलो ठीक है, लाओ दे दो। शोभा अमन को पैसे दे देती है, लेकिन अपने माँ बाप की ये बातें उनकी पांचों बेटियां सुन लेती हैं, जो अपने कमरे में जाकर कहती है, ये तो माँ जी ने गलत किया ना। वैसे उनको इस बच्चे का बहुत मोह है। जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो नजर उतारी, सब किया, और देखो खर्चे से बचने के लिए फिर हमें मायके भेज दिया। हाँ दीदी, हमारी माँ जी ने भी यही कहा। पता है, मेरी ननन को तो उन्होंने आने ही नहीं दिया। पहला बच्चा ससुराल वालों की देख रेख में होगा तो सही रहेगा, और खुद ने अपनी बहू को बच्चे को जन्म देने के लिए मायके भेज दिया। माँ, पापा ने पहले ही बड़ी मुश्किल से हम पांचों की शादी की है। वो तो शुक्र है कि एक साथ हमारी शादी हो गई, वरना अलग अलग होती तो खर्चा कितना बढ़ जाता। पांचों अपने माता पिता पर आए खर्चों की बातें कर रही थी, लेकिन शोभा और अमन अपनी बेटियों के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही करते करते 8 महीने बीत जाते हैं और एक शाम जब सभी एक साथ हॉल में बैठे होते हैं तो शोभा के पास कोमल और पूनम की सास का कॉल आता है, जो शोभा से गोद भराई के फंक्शन की कहती है। कॉल कटने के बाद शोभा अपनी बेटियों से कहती है, कोमल और पूनम बेटा, तुम्हारी सास का फोन आया था, पूछ रही थी कि गोद भराई का फंक्शन कब है। वैसे किसी जरूरत के लिए उनसे फोन नहीं होता, और अब कॉल करके बोला भी तो गोद भराई के फंक्शन के लिए। इतने में ही शोभा का फोन दोबारा बजता है और इस बार उसकी बाकी की 3 बेटियों की सास का कॉल आता है, जो उससे गोद भराई के फंक्शन की डेट के बारे में पूछती है, जिस पर शोभा बोलती है, बहन जी, अभी डेट फिक्स नहीं करी, जल्दी ही आपको बता दूंगी कब की डेट निकालेंगे पंडित जी। अच्छा अब रखती हूँ। किसका फोन था अब माँ? तुम्हारी और अंजू प्रीति की सास, वो भी गोद भराई के फंक्शन के बारे में पूछ रही थी। हाँ, उनको वैसे खुद खर्चने में मौत आती है, पता नहीं इतना पैसा बचाकर कहाँ ले जाएंगी। बेटा ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारी सास है वो, और जब तुम अपने मायके में हो तो तुम्हारी गोद भराई करवाना तो हमारा ही फर्ज है। तुम चिंता मत करो, मैं अलग अलग मुहूर्त निकलवाता हूँ गोद भराई का। नहीं पापा, गोद भराई होगी तो एक दिन एक साथ, इसलिए आप अलग अलग मुहूर्त मत निकलवाइए। शोभा अकेले में जाकर अपने पति को अपने कुछ गहने गिरवी रखकर पैसे लाने को कहती है, ताकि उसकी 5 बेटियों की गोद भराई का फंक्शन हो जाए। तो उसी शाम घर में कोमल का पति विशाल और अंजू का पति अंगद अपनी पत्नियों से मिलने आता है, और विशाल कोमल के बेबी बम पर
कान लगाकर बोलता है। अरे मेरा बेबी कह रहा है उसने पापा को बहुत मिस किया। सच में पापा ने भी आपको बहुत मिस किया। डोंट वरी बच्चे, आप जल्द ही पापा की गोदी में होगे। क्यों? पापा के पास क्यों? 8 महीने में आपको अब टाइम मिला है अपनी पत्नी से मिलने का। और तो और माँ जी ने गोद भराई की सारी जिम्मेदारी हमारे माँ बाप पर डाल दी। जब इनको 9 महीने हम अपने मायके में ही पाले तो पैदा करने के बाद ससुराल क्यों आए? सही कहा दीदी ने। अरे 5-5 बेटियों की गोद भराई, वो भी अलग अलग, कैसे करवाएंगे हमारे माँ बाप? जरा सोचा आप सबने? बस फोन करके ऑर्डर दे दिया, गोद भराई रख लो। देखिए जीजा जी, आप भी तो पिता बनने वाले हो, तो आपको भी तो पता होगा आपके भी खर्चे बढ़ेंगे। हमारे माता पिता तो 5-5 बेटियों को पाल के शादी करके भेज चुके हैं। उसके बाद अब वो उनकी गोद भराई भी करवाने वाले हैं, पैसे उधार ले रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए सारा फर्ज क्या उनका है? आप भी तो इन बच्चों के कुछ लगोगे ना। माँ जी अभी तो दादी बनेंगी। तुमने सही कहा गीता, ये बच्चे हमारे घर के हैं, इसीलिए गोद भराई का खर्चा हम उठाएंगे। बस गोद भराई होगी मायके में ही। जब इतना समय बच्चे यहाँ रह रहे हैं तो अब तो उनका जन्म भी नाना नानी के घर होगा और गोद में भी पहले ही वो लेंगे। हाँ, हम अभी मम्मी पापा से बात करते हैं कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आखिर अपनी पत्नियों की भावनाएं समझकर विशाल और अंगद अपने भाइयों और माँ को भी ये बात समझा देते हैं और गोद भराई की तैयारियां तो मायके में होती है और खर्चा ससुराल वाले करते हैं। साथ ही गोद भराई के दिन कोमल की सास विमला वहाँ आकर शोभा से कहती है, बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहू और उसके बच्चे को घर में संभाल कर रखा। मैं हमेशा अपने पोता पोती को ये बताऊंगी कि उनकी नानी ने अपने घर में उनकी माँ को संभाला जब वो उनके पेट में थे। बहन जी कैसी बातें करती हैं आप? ये तो मेरा फर्ज है, आखिर 5-5 बेटियों की माँ हूँ। लेकिन फर्ज तो हमारा भी था जो हम भूल गए थे। खैर चलिए अब सब सही है, आइए गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। 5 बेटियां सुंदर से लहंगे में आकर सोफे पर बैठ जाती हैं और गोद भराई की शुरुआत होती है। शोभा और अमन ही शुरुआत करते हैं, जो अपनी 5 बेटियों के होने वाले बच्चों को एक एक सोने की चैन गोद भराई में देते हैं। अपनी माँ बाप की हालत ठीक ना होने पर भी उनको अपने होने वाले बच्चों को इतने महंगे तोहफे देते देखकर 5 बेटियों की आंखें भर आती हैं और वो 5 उन्हें गले लगाकर कहती है, माँ पापा आप दुनिया के बेस्ट माँ बाप हो। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।